कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो क्या है, क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बॉडीज हैं, टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द ऑर्डिनरी कोर्ट्स और टू प्रोवाइड एक्सपर्टीज इन टेक्निकल मैटर्स। अंडरलाइन कर लो, इतनी सी बात लिखनी चाहिए अपने को, ज्यादा इधर उधर बातें फैलानी नहीं अपने को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 323A और 323B में दिए हुए हैं दोनों, सो दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड इन आर्टिकल 323A एंड 323B इंसर्टेड in the year 1976, 42nd अमेंडमेंट है ये। आर्टिकल 323A में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स दिए हुए हैं, बोथ एट द स्टेट एंड द सेंट्रल, फॉर एडजुडिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज मैटर्स कंप्राइजिंग रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज। अंडरलाइन कर लो, दो ही मुद्दे हैं इसमें, रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज ये देखता है, ये दोनों जगह पर है, सेंट्रल में भी और स्टेट में भी। जो दूसरा है, क्लियर, इतनी बात तो समझ में आ गई। और 323B जो है ये टैक्सेशन और लैंड रिफॉर्म्स का है, टैक्सेशन एंड लैंड रिफॉर्म्स। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना करके बना सकते हैं, इतनी सी बात याद रखनी, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग, प्री के लिए होता तो बात अलग थी, फिर आपको अलग ढंग से पढ़ना है, मेंस के लिए कैसे बनाया जाता है इस पे बस ध्यान रखो। अगली चीज, अब कंपोजिशन क्या होता है इसका, एक्सपर्ट मेंबर्स जिनको हम टेक्निकल मेंबर्स कहते हैं, अलोंग विद जुडिशियल मेंबर्स। अब देखो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से इसका मतलब इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होंगे, या तो वर्किंग या रिटायर्ड, ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन वही जो एरिया बताया गया वही ज्यूरिसडिक्शन है हमारा, इसके अलावा कोई दूसरा ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। यदि सर्विसेज का मैटर है तो, अपॉइंटमेंट का मैटर है तो, प्रमोशन का मैटर है तो वो सारा वहां पर है, और यदि लैंड रिफॉर्म्स का मैटर है तो वो अपने हिसाब से देखेंगे उन चीजों को। तो इतनी बात तो समझ में आ गई हमारी, इसका ज्यूरिसडिक्शन। अपील्स हाई कोर्ट में कर सकते हैं उसी के, कंसर्न हाई कोर्ट, ठीक है। अब इसका जो स्टेटस है वो ये है, दे आर टू सब्सटीट्यूट टू हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट्स। यदि इसकी अपील हाई कोर्ट में हो रही है यानी कि हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट भी हैं। अब देखो इसकी शुरुआत कहां से हुई, पूरा हिस्ट्री सब दे देते हैं पहले, ताकि आपके एक नोट्स बन जाएंगे, उसके बाद फिर तुमको क्वेश्चंस कैसे लिखने इसी से अलग अलग पिक करके निकाल लोगे, बड़ी आसानी से हो जाएगा वो। उसमें सबसे पहले ट्रिब्यूनल बनाया गया 1941 में, जिसको हम बोलते हैं आईटी एपेलेट ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। 1969 में जब फर्स्ट एआरसी बनाई गई, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बनाया गया, तो इसने कहा कि भाई सेंटर और स्टेट के लेवल पर, नेशनल और स्टेट के लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएं, इसकी रिकमेंडेशन थी। सिक्स्थ लॉ कमीशन 1974 इसने रिकमेंड किया फिर से। 1976 42nd अमेंडमेंट, जिसमें इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, ठीक है। 2017 में फाइनेंस एक्ट लाया गया टू रीऑर्गेनाइज द ट्रिब्यूनल सिस्टम बाय मर्जिंग ट्रिब्यूनल्स बेस्ड ऑन फंक्शनल सिमिलैरिटी। एक ही तरह के यदि काम करने वाले ट्रिब्यूनल्स हैं तो उनको मिलाकर के एक कर दो, ये 2017, ठीक है। और फिर 2021 में ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स ब्रैकेट में रेशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट आया, एंड इट डिसॉल्व्ड 8 ट्रिब्यूनल्स, और इसने 8 ट्रिब्यूनल्स को डिसॉल्व कर दिया। अब इंडिया में ट्रिब्यूनल्स के कैरेक्टर्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं? एक तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ऑडी अल्टरम पार्टम, सबको पता है ऑडी अल्टरम पार्टन क्या है, याद है ना? ऑडी अल्टरम पार्टम याद है? किसको किसको नहीं याद है ये बताओ। दूसरे पक्ष को सुनो, लिसन टू द अदर पार्टी, दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय दो, तो फेयर हियरिंग होती है यहां पर। फिर दूसरा फ्लेक्सिबल प्रोसीजर है, टू अडैप्ट विद द नीड्स,
तीसरा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज है, ठीक है कि नहीं ठीक है। इनकम टैक्स का अलग होगा, जीएसटी का अलग होगा, वैट का अलग होगा, सब अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अलग होगा, एनवायरमेंट के लिए अलग होगा, ये सब बने हुए हैं हमारे, ठीक है। फिर एक्सेसिबिलिटी थ्रू आउट द कंट्री बिकॉज द बेंचेस आर लोकेटेड अक्रॉस द कंट्री, इसके बेंचेस पूरे देश भर में है। क्वासी जुडिशियल पावर्स है इसके पास, स्पीड एंड एफिशिएंसी है, क्विकर, स्पीडियर, ठीक है। टाइम बाउंड रेजोल्यूशन है, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी बहुत फास्ट कर देती है, फिर जाना तो हाई कोर्ट में जाओ, क्लियर। अब इसके वायलेशंस क्या है, इश्यूज कौन कौन से हैं। इश्यूज हैं, पहला वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है कि नहीं है। यदि इसमें एग्जीक्यूटिव आ जाएंगे तो सेपरेशन ऑफ पावर्स कैसे रहेगा, जुडिशरी नहीं चाहिए, इसमें एग्जीक्यूटिव क्यों लेके आ रहे हो, तो पहला। दूसरा inadequate protection, they do not enjoy the same protection as SCs get. हाई कोर्ट को जो प्रोटेक्शन मिलता है कॉन्स्टिट्यूशनल, वो इसको नहीं मिलता है। तीसरा लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, आपको बता दें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 में जुडिशियल रिव्यू इन सर्विस मैटर्स was excluded from administrative tribunals and is given to high courts under article 226 and 27, 226 and 227 ये दिया गया है उनको, तो ये भी याद रखना है अपने को, एक लाइन में लिख सकते हो ना कि भाई कम है। देन लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि सिलेक्शन कमिटी इसको चुन देती हैं तो इंडिपेंडेंस नहीं रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, हाई रेट ऑफ पेंडेंसी अभी भी है, कैट में 44333 पेंडेंसी है अभी भी। ये जो है लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, 44333 44,333 केसेस अभी भी पेंडिंग है इसमें, ठीक है। कस्टम, एक्साइज, सर्विस टैक्स, इसमें अभी भी 90,552 केसेस हैं, मोर देन 90,000 केसेस। इनकम टैक्स में मोर देन 90,000 केसेस, आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल्स में मोर देन 10,000 केसेस, ये इश्यूज हैं। इसके अलावा ट्राइबलाइजेशन ऑफ जस्टिस है, ट्राइबलाइजेशन ऑफ जस्टिस छोटा कर देते हैं, ये कैसे, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हैं। दूसरा शॉर्ट टर्म ऑफ द मेंबर्स एंड रीअपॉइंटमेंट प्रोविजंस, सो कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव ओवर जुडिशरी देखने लगता है इससे। नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोसीजर्स, क्योंकि इनकंसिस्टेंसीज हैं। ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शन है बिटवीन रेगुलर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स, ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शन, और इसमें अभी भी स्टाफ की शॉर्टेज है। कैट में आउट ऑफ 64 27 पोस्ट आर वैकेंट इवन टुडे इन 2024, ठीक है। अब इसी वजह से जो ये इश्यूज हैं, तो कोर्ट्स ने भी ट्रिब्यूनल्स के बारे में कुछ कहा है। उसमें एक 1986 का केस है, संपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसमें कहा गया कि ट्रिब्यूनल्स हैव कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है। 1997 में एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इसमें कहा गया था कि ट्रिब्यूनल्स सब्स्टिट्यूटिंग हाई कोर्ट्स मस्ट हैव द सेम स्टेटस, दोनों का स्टेटस सेम होना चाहिए, एंड सेपरेट इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म फॉर अपॉइंटमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स। राहुल गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010 का केस है। इसमें लिखा हुआ है नो नीड फॉर टेक्निकल मेंबर इफ ज्यूरिसडिक्शन इज सोनली फॉर एक्सपीडिशियस डिस्पोजल। एक्सपीडिशियस है, फिर टेक्निकल मेंबर की जरूरत, फिर जुडिशियल मेंबर ही देखेगा इसको। इफ इट इज ओनली फॉर एक्सपीडिशियस पर्पसेस, टेक्निकल मेंबर्स आर नॉट नीडेड। अब समझ में आ गई बात सरल शब्दों में। और ओनली सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स विद स्पेशलाइज्ड नॉलेज should be appointed as technical members.
सेक्रेटरी लेवल का मतलब हो गया वही 58 से 60 साल के बीच वाला आदमी है ये जो सेक्रेटरी होता है। फिर रोजर मैथ्यूज केस 2019, इसमें कहा गया कि जुडिशियल फंक्शंस कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाय टेक्निकल मेंबर्स और लॉन्गर टेन्योर्स फॉर टू एंश्योर ज्यूरिसडिक्शन। अब देखो इतने इश्यूज, इतने केसेस, तो सजेशन आप क्या दोगे, रिकमेंडेशंस आपकी क्या होंगी? लिख लो रिकमेंडेशंस, सजेशंस, फ्यूचर एक्शन, पाथवेज, ठीक है। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन, मतलब ट्रिब्यूनल के लिए ट्रिब्यूनल कमीशन बना दो, नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन अपॉइंटमेंट। ये 1997 के केस में भी एल चंद्रा वाले केस में कहा गया था। समझ गया कि नहीं समझ गए? कि सब्स्टिट्यूशन है तो कम से कम बराबर पे तो रखो। दूसरा, मिनिमाइज गवर्नमेंट एजेंसी इन्वॉल्वमेंट इन सिलेक्शन टू एंश्योर इम्पार्शियलिटी। ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा सरकार को इन्वॉल्व मत करो, एजेंसी को इन्वॉल्व मत करो, ज्यादा अच्छा होगा। देन एम्पावर हाई कोर्ट्स as final courts for most disputes to reduce the burden on Supreme Court। सुप्रीम कोर्ट के बर्डन को कम करने के लिए हाई कोर्ट को ही फाइनल कोर्ट बना लो, कुछ मामले ही जाए हाई कोर्ट में, ठीक है। देन टू एक्सपैंड जोग्राफिकल एक्सेसिबिलिटी, टू एक्सपैंड जोग्राफिकल एक्सेसिबिलिटी, क्लियर jurisdictional boundaries to avoid overlapping, training of technical officers या technical members to understand legal principles और temporal adjudication। within time निर्णय ले लो तो आपका काम हो जाएगा। अब देखो जो हमने तुमको क्वेश्चन दिया है, अब इसमें से तुम क्वेश्चंस लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? एकदम सीधा स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, क्योंकि तुमको दो इधर से उदाहरण लेने, दो कोर्ट के केस लेने, ज्यादा नहीं लेना है कि तुम बहुत ज्यादा ले लो। अगला क्वेश्चन लिखो, कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल विच वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस एंड कंप्लेंट्स बाय or against central government employees nowadays is exercising its powers as an independent judicial authority। Explain 150 words, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है इसको, 150 words में लिखना है। और एक और क्वेश्चन लिख लो, what is a quasi judicial body? Explain with the help of concrete examples। Explain with the help of concrete examples। देखो बेसिक यदि तुम्हारे पास पढ़ा हुआ हो ना तो तुम सब कुछ लिख सकते हो, और यदि बेसिक नहीं होगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा।